आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, FATF के बारे में देखेंगे। FATF एक्शन ऑन पाकिस्तान एंड टर्की और इसका इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन है, इस बारे में मेनली हम चर्चा करेंगे। तो अभी हाल ही का ये न्यूज़ है, करीब 1 महीने अक्टूबर में हुआ था ये कि FATF ने टर्की और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला। ऐसे और भी कंट्रीज़ हैं जिन्हें ग्रे लिस्ट में डाला, लेकिन हमारे लिए क्या इंडिया के लिए इम्प्लीकेशन है वो चीज़ें हम देखेंगे। इसलिए इंडिया और टर्की और पाकिस्तान का इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है FATF, ये किस बारे में है। ठीक, तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो कि मेनली मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए एक वॉच डॉग की तरह काम करता है। मतलब ये निगरानी करता है कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग ना हो। इसका ये मेन काम यही है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, उसको कॉम्बैट करना, और टेरर फंडिंग को, इसका मेन काम ये है। इसका इस्टेब्लिश ये हुआ था 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 1989 में ड्यूरिंग G7 मीट हुआ था। G7 समिट, G7 कंट्रीज़ है ना, G7 कंट्रीज़ जिसमें UK है, USA है, जर्मनी है, जापान है, कनाडा है। तो ये सारे G7 कंट्रीज़, इटली है, ये G7 कंट्रीज़ में आते हैं। तो इनकी एक मीटिंग हुई थी फ्रांस में, पेरिस में। तो वहीं पे इसको इस्टेब्लिश किया गया 1989 में। तो शुरुआती दौर में ये जो है, सिर्फ जब इसका इस्टेब्लिश किया गया, जब इसे 1989 में, तो उस समय इसका काम सिर्फ था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोके, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, ऐसा इस तरह का वो, मतलब इस तरह का एक्शन करें कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। लेकिन बाद में जब 2001 में जब 9/11 हुआ, आतंकवादी हमला हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, उसके बाद से जो है इसमें टेरर फंडिंग को भी इंक्लूड कर दिया गया। कब? 2001 में टेरर फंडिंग को कब इंक्लूड किया गया? ये जो टेरर फंडिंग है ये 2001 में इंक्लूड किया गया। तो इसके बाद जो है 2001 के बाद इसका दो काम है, क्या क्या क्या? मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग, ये दोनों को कॉम्बैट करने के लिए FATF एक्टिव रहता है। ठीक है, इतना समझ में आया। दूसरा, इससे कुछ मेंबर्स हैं। तो मेंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 39 मेंबर हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी इसका मेंबर है, हमें ध्यान रखना है। इंडिया इसका मेंबर है। कब से? 2010 से इंडिया इसका मेंबर है। उसके पहले ये कुछ सालों तक ये ऑब्जर्वर की भूमिका में था। जब कोई भी इंटरनेशनल इस तरह की बॉडी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसमें पहले कुछ सालों तक ऑब्जर्वर की भूमिका निभाते हैं लोग, उसके बाद जो है मेंबरशिप मिलता है। तो पहले कुछ सालों तक भारत ऑब्जर्वर था। ठीक है, फिर 2010 से वो क्या हुआ, 2010 से ये इसका मेंबर बन गया। और इस कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? पेरिस में है। तो ये है बेसिक चीज़ें कि क्या है FATF। ये एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो कि इंश्योर करता है कि कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग ना हो, उसके लिए वॉचडॉग की तरह काम करता है, देखता है, निगरानी करता है। ठीक है, एक ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब कई देशों की सरकारें एक साथ काम करती हैं इसमें। ठीक है, और उसमें अगर कोई इस तरह का टेरर फंडिंग या इस तरह का मामला आता है तो उस पर ये कार्रवाई करते हैं। ठीक, तो ये कार्यवाही मतलब वो अपनी लिस्टिंग तैयार करते हैं। तो ये हमारा बेसिक हो गया FATF होता क्या है, किस बारे में है। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी इसके लिए FATF के लिए दो चीज़ें हमेशा नाम आता है कि ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ये दो लिस्ट रिलीज़ करते हैं। FATF दो लिस्ट रिलीज़ करता है, एक को कहते हैं ब्लैक लिस्ट और दूसरे को कहते हैं ग्रे लिस्ट, ग्रे लिस्टिंग। ठीक है, तो अब ये क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए क्या होता है इसमें, ग्रे लिस्ट होता है। ग्रे लिस्ट मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस देखे जा रहे हैं, वहाँ के ऑफिशियल्स या वहाँ की गवर्नमेंट इस तरह का काम नहीं कर पा रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग को या टेरर फंडिंग को रोक नहीं पा रही है, तो उससे क्या करता है कि FATF उसे क्या करता है, ग्रे लिस्ट एक लिस्टिंग निकालता है, एक कंट्रीज़ का लिस्ट निकालता है, उसमें उसका
नाम उसको लिस्टिंग कर देता है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट ऑफिशियली इसको ग्रे लिस्ट नहीं बोलते हैं, मतलब FATF के वेबसाइट पे आप जाएंगे और देखेंगे तो ग्रे लिस्ट नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पे लिखा रहेगा जुडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, जुडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग ये लिखा रहता है। लेकिन हम लोग मीडिया या बाकी कॉमन पीपल उसको ग्रे लिस्ट नाम देते हैं, ये ऑफिशियल नेम नहीं है, ठीक है। उसको हम जैसे नॉर्मली ग्रे लिस्ट से जानते हैं, उसका ऑफिशियल नेम क्या है, जुडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। तो इस लिस्ट में जो आ जाता है तो वो एक तरह से उसको इस तरह का सिग्नल मिल गया उस कंट्री को कि अब आप अपने यहाँ कार्यवाही करिए, नहीं तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो अब ये देखते हैं ये ग्रे लिस्ट या होने से फ़र्क क्या पड़ता है या ब्लैक ग्रे लिस्ट से। तो ग्रे लिस्ट होने से होता ये है कि ये ऐसा नहीं है कि कोई इस तरह की बॉडी है कि वो कोई इंटरनेशनल लेवल की कोई कार्यवाही करती है, कुछ नहीं करती है। ये सिर्फ नाम निकाल देती है कि भाई ये देखिए ये कंट्रीज़ हैं जो कि जहाँ पे टेरर फंडिंग या इस तरह के रिस्क हैं। तो उस तरह वैसा होने से क्या होता है, जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल बॉडीज़ हैं जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक हो गया, जो भी फाइनेंस वाले बॉडीज़ हैं वो, या इन्वेस्टर्स हो गए या इंटरनेशनल बिजनेसमैन हो गए, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए से कतराते हैं, वो ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट बॉडीज़ जो है वर्ल्ड बैंक और इस तरह की, वो जो एड मिलना होता है, जो फाइनेंस करना होता है, उसमें वो कोताही उनको लगेगा कि वो उसमें उनको प्रॉब्लम होगी, एक एडवर्स इफेक्ट होता है फाइनेंसिंग में। इसका सब मेन यही होता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई इस तरह की चीज़ है, संस्था है कि कोई एक्शन लेती है, एक्शन नहीं लेती। एक तरह का ये सर्टिफिकेट है, अब कोई फेल हो गया है या तो उसको सज़ा जेल में नहीं बंद किया जाता ना। जैसे नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कोई सेकेंड डिवीज़न थर्ड डिवीज़न आ गया है, तो ऐसा तो नहीं होता है कि उसको कोई सज़ा मिलती है। बस वो देख करके सर्टिफिकेट, उसको कई जगह उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। बस वही होता है कि ये इससे क्या होता है, इनको फाइनेंस में प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में एड कहीं मिलना होता है तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। कई इकोनॉमिक सैंक्शन की भी संभावना बनी रहती है। एक ये, बाकी दूसरा क्या होता है, इसके बाद पहले ग्रे लिस्ट होता है, उसके बाद जो है ब्लैक लिस्ट होता है। अगर पहले होता क्या है ग्रे लिस्ट के लिए, ग्रे लिस्ट में पहले FATF कुछ पॉइंट्स देगा, जैसे 8-10 पॉइंट देगा, बोलेगा कि आप इन चीज़ों पे कार्यवाही करिए, इन चीज़ों पे काम करिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। अगर वो काम करते हैं, सक्सेसफुल हैं, तो ठीक है, या तो ग्रे लिस्ट में रहेंगे, नहीं तो ग्रे लिस्ट से भी हटा दिया जाएगा। अगर वो नहीं करते हैं, बिल्कुल उस पर कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उनका कोई काम नहीं है, तो उनको फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद जो है लगभग आप ये समझ जाइए कि कहीं से सब फाइनेंसिंग बंद हो जाता है उनका, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, इन्वेस्टर्स तो आते ही नहीं हैं। तो ब्लैक लिस्ट बहुत ही, मतलब इकॉनमी में बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। जैसे कि इस समय नॉर्थ कोरिया और ईरान क्या है, ब्लैक लिस्ट में है, तो उनकी इकॉनमी लगभग समाप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ठीक। तो ब्लैक लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक लिस्ट, अगेन ब्लैक लिस्ट जो है ऑफिशियल नाम नहीं, ऑफिशियल नाम उसका है क्या, हाई रिस्क जुरिडिक्शन सब्जेक्ट टू अ कॉल फॉर एक्शन। ये ऑफिशियली जब देखेंगे वेबसाइट पे तो ये लिखा रहेगा इसके जगह पे। लेकिन मीडिया में या हम लोग इसको कैसे रिपोर्ट करते हैं कि इसको ब्लैक लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हम लोगों ने जाना कि ग्रे लिस्ट क्या होता है, ब्लैक लिस्ट क्या होता है। ग्रे लिस्ट को ऑफिशियली क्या बोलते हैं, जुरिडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग। ब्लैक लिस्ट को क्या बोलते हैं, कॉल फॉर एक्शन बोलते हैं या हाई रिस्क जुरिडिक्शन सब्जेक्ट बोलते हैं, ये ऑफिशियल नेम है उसके। तो FATF के दो लिस्टिंग होती है, ग्रे, ब्लैक। ब्लैक मतलब लगभग उसका बिल्कुल इकॉनमी समझ जाइए आइसोलेट हो जाता है, कहीं से फंडिंग नहीं आती है। इसमें जो है ग्रे लिस्टिंग में एक तरह की वार्निंग होती है कि आप इन चीज़ों पे, इन पॉइंट्स पे एक्शन लीजिए, फिर जो है वो अगर वो एक्शन लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उनको भी अगली बार ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे कि अब देखिए, अब ये तो हो गया, अब क्या है, अभी पहले पाकिस्तान जो है पहले से था ग्रे लिस्ट में, करीब 2018 से पाकिस्तान कॉन्टिन्यूसली ग्रे लिस्ट में है, ठीक है ना। अभी इस साल टर्की भी ग्रे लिस्ट में, टर्की भी आ गया है, ठीक है। FATF के ग्रे लिस्ट में टर्की को भी मेंशन किया गया है, तो वही बोला टर्की ज्वाइंस पाकिस्तान ऑन FATF ग्रे लिस्ट। तो अब क्या देखिए, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, टर्की ज्वाइंस पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट, डबल अफगानिस्तान
इस्लामाबाद। तो इसमें देखिए एक दो चीज़ें, पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो लिस्टिंग होती है जो भी, ये साल में हर 4 महीने पे तैयार होता है, 3 बार, साल में 3 बार तैयार, हर 4 महीने पे। जैसे कि अगर कोई लिस्टिंग हो गई है ग्रे लिस्ट में, तो हर उसको कुछ पॉइंट्स दिया जाएगा कि ये 8 पॉइंट हैं, ये 10 पॉइंट है, इस पर एक्शन लीजिए। फिर 4 महीने में उसको रिव्यू किया जाएगा। अगर वो किया हुआ एक्शन तो फिर 4 महीने बाद उसको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। अगर एक्शन नहीं लिया हुआ उसने तो फिर वो उसी में उस ग्रे लिस्ट में भी बना रहेगा या ब्लैक लिस्ट में भी जाने की संभावना रहेगी। तो ये होता है कि मतलब हर 4 महीने पे होती है ये रैंकिंग। तो क्या हुआ है इस बार पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान को क्योंकि इसने यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इन सबको पे कोई इस तरह का मतलब टेंजिबल एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से उसको ग्रे लिस्ट में ही रखा गया। ठीक है, पाकिस्तान को करीब समझ लीजिए 34 पॉइंट दिया गया था, 34 पॉइंट्स ऐसे लिटरली ऐसे लिस्ट बनाया गया था, ये 34 है, इनमें आपको सब पे एक्शन लेना है। तो उसने 30 पे कार्रवाई की, 4 पे नहीं किया, तो इसलिए इसको अभी उसी में मेंटेन किया गया है ग्रे लिस्ट। अगर आप आगे से कार्रवाई करें न तो संभावना है ब्लैक लिस्ट में जाने की। ये हैं मरकस प्लेयर, इनका एक स्टेटमेंट आया था यही कि 34 पे उन्होंने कार्रवाई किया है, अभी 30 पे किया है, 4 पे नहीं किया। अगर वो जब जैसे करेंगे लोग तो फिर ये लोग आउट ऑफ ग्रे लिस्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज़, यही लगभग यही काम टर्की ने भी किया। इन्होंने टेरर फाइनेंसिंग, सीरिया में टेरर फाइनेंसिंग को लेकर के इन पे आरोप था, जिसकी वजह से इनको ग्रे लिस्ट में डाला गया है। और वहाँ के बड़े बड़े ऑफिशियल्स जो हैं, हाई रैंक गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो भी इस मनी लॉन्ड्रिंग में मतलब वो भी फंसे, वो भी इन्वॉल्व थे। ये 2-3 वजह, मेजर वजह थी जिसकी वजह से इसको टर्की को भी ग्रे लिस्ट में डाला गया। ठीक है ना। तो एक तो हो गया कि सीरिया में इनका इन्वॉल्वमेंट मिला, टेरर फंडिंग का टर्की का, और हाई जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनका मनी लॉन्ड्रिंग में कई इन्वॉल्वमेंट मिला, और जिस पे कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। इसकी वजह से इनको टर्की को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं एफएटीएफ। हाँ, अब हाउ एफएटीएफ ग्रे लिस्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान पे एफएटीएफ ग्रे लिस्ट का क्या इम्पैक्ट हुआ है इकोनॉमिकली, वो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, पाकिस्तान विद 38 बिलियन $US लॉस ड्यू टू एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक, हाँ पाकिस्तान में भी थिंक टैंक होता है, आपको अजीब नहीं लगना चाहिए। ठीक है, एक थिंक टैंक है, उसने कैलकुलेट किया कि करीब $38 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को पिछले कुछ सालों में, मतलब करीब ये समझ जाइए 2008 से लेकर के 2021 है ना, 2008 से ही ये ग्रे लिस्ट में है, लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं है, कभी आता है जाता है इस तरह से, लेकिन 2018 से लगातार है ग्रे लिस्ट में। तो इससे क्या है, इतने इसकी वजह से इकोनॉमिकली पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ है। तो एक पेपर पब्लिश हुआ था, बेरिंग द कॉस्ट ऑफ ग्लोबल, देखिए अभी भी ये लोग सुधरते नहीं हैं। उस जो पेपर पब्लिश किया था, रिसर्च पेपर, उसका नाम भी देखिए, बेरिंग द कॉस्ट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि टेररिज्म एक्टिविटी, टेररिज्म फंडिंग बंद करें, उसकी वजह से हुआ। अभी भी कह रहे हैं ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का कास्ट है। तो जो भी हो, लेकिन इसको नुकसान हुआ, $38 बिलियन का नुकसान हो गया है सिर्फ पाकिस्तान को, सिर्फ एफएटीएफ लिस्टिंग की वजह से। और इसमें इंडिया ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है, सबको इकट्ठा करके और उसके बाद इनको ग्रे लिस्ट में डालने का काफ़ी काम किया है इंडिया ने। तो ये हुआ 2008 से 2019 तक, तो ये लोग इसमें रहे। इससे क्या हुआ, एडवर्सली इम्पैक्ट हुआ वहाँ का फाइनेंशियल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा। बाकी चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, यहाँ से असिस्टेंस मिलना समझिए बहुत मतलब रेयर केस में, बिल्कुल ये लोग मतलब भीख मांगने जैसी स्थिति में ही कुछ मिलता है, अदरवाइज समझ जाइए यहाँ से बिल्कुल बंद है इन लोगों को मिलना ग्रे लिस्टिंग की वजह से। ये देखिए, ये दिख रहा है ना कि इससे कुछ पता लग रहा है आपको,
इन्होंने इन लोगों पे अगर जंजीर लगाया होता तो FATF ने पाकिस्तान पे ये नहीं जंजीर लगाया होता। ठीक है, तो हमने देखा ये पाकिस्तान पे कैसे इम्पैक्ट किया। तो $38 बिलियन का लगभग इसका नुकसान हुआ इसकी वजह से। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि टर्की पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो देखिए टर्की पे करीब वहाँ की GDP का 3% का नुकसान हुआ है, मतलब $23 बिलियन का सिर्फ अभी इसके IMF जो अभी ग्रे लिस्टिंग की वजह से। और यहाँ वहाँ का जो करेंसी है टर्किश लीरा वो 20% डिक्रीज हुई है, सिर्फ इस साल जो है 20% डिक्रीज हुई है इस साल $US के कंपैरिजन में। तो एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस है वहाँ भी, टर्की में भी, लेकिन फिर भी ये लोग सुधर नहीं रहे हैं। ये तो बिल्कुल अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड के इस्लामिक लीडर की जैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे खलीफा जैसे टर्की में। तो अभी इनमें कोई उस तरह का चेंजेस नहीं आ रहा है जिससे लगे कि आगे ये ग्रे लिस्ट में नहीं बने रहेंगे। लगभग उनका वही जो भी नज़रिया है अपनी इकॉनमी को लेकर के वही है, अभी भी एक्शन कोई नहीं लिया इन्होंने। तो एक तो ये हुआ, बाकी दोनों पाकिस्तान और टर्की पे लगभग वही आरोप हैं, जिस मतलब दोनों को उसी लिए ग्रे लिस्ट में डाला गया, टेरर फंडिंग के लिए ही मेनली इन दोनों को ग्रे लिस्ट में डाला गया, लगभग सेम रीज़न है। तो अभी वहाँ पे हाई इन्फ्लेशन है, उनकी करेंसी की वैल्यू बहुत डिक्रीज हुई। अभी एक हफ्ते पहले की न्यूज़ है कि ऑल टाइम लो है इस समय करेंसी की वैल्यू टर्की की, बहुत कम है, और इनके काल में, एर्दोगन के काल में। तो ये हुआ टर्की पे क्या इम्पैक्ट है। टर्की पे हम देख रहे हैं कि इतने $1 बिलियन का लॉस हुआ है, 20% इनकी करेंसी डिक्रीज हुई है, और अभी ऑल टाइम लो है, सबसे लोएस्ट है इस समय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसका क्या इम्प्लीकेशन है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए इसका क्या इम्प्लीकेशन टू इंडिया, ये जो इन दोनों पे कार्यवाही हुई है तो भारत के लिए। तो देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि जब लिस्टिंग जैसे होती है, ग्रे लिस्टिंग या ब्लैक लिस्टिंग कुछ भी, तो इस मीटिंग में 3 कंट्री, अगर इंडिया कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए पिछली बार की मीटिंग में, इस बार का नहीं, पिछली बार की मीटिंग में, तो ब्लैक लिस्टिंग के लिए अगर 3 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इसके अगेंस्ट, मतलब पाकिस्तान के सपोर्ट में आ जाएं कि इसको ब्लैक लिस्ट नहीं करना है, तो फिर ब्लैक लिस्ट नहीं होगा। सिर्फ 3 कंट्री चाहिए इसके, तो बाकी मिनिमम 3 कंट्री चाहिए, तो मिनिमम 3 कंट्री पाकिस्तान ने इकट्ठा कर लिया। तो वो 3 कंट्रीज थे, चाइना इसका ऑल वेदर फ्रेंड है, चाइना तो था ही, दूसरा मलेशिया था, और तीसरा टर्की था। तो ये तीनों ने मिल करके इसको ब्लैक लिस्टिंग से बचा लिया। इंडिया ने पूरा कोशिश किया लेकिन ब्लैक लिस्टिंग से बच गया। अब ये जो टर्की कोशिश किया था, ये खुद इस साल से अब कहाँ आ गया, ये खुद अब ग्रे लिस्ट में आ गया है। तो अब इसको बचाने की हैसियत नहीं है इसकी, टर्की की। तो अब अगर आगे से हम ट्राई करेंगे इसको ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए, तो फिर इस अभी चाइना और मलेशिया ही 2 ही कंट्री हैं, और जो एक और तीसरा बचाने वाला था वो तो जा चुका, और 3 कंट्री मिनिमम चाहिए। तो एक संभावना है कि हम अगर कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने में, टर्की के ग्रे लिस्ट में होने की वजह से ब्लैक लिस्ट में डालने की संभावना बढ़ गई है। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा हम देखते हैं कि अगर हम टोटल देखें तो करीब पाकिस्तान की इकॉनमी पे अब इस बार का भी ले लिया जाए तो $51 बिलियन चाहिए इसको सिर्फ सरवाइव करने में, पिछला नुकसान भरने के लिए और ये सब में। लेकिन अभी कोई भी ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं से भी उसको फाइनेंसिंग मिलने वाली है। तो पाकिस्तानी रुपये और टर्किश लीरा में ऑल टाइम लो पे चल रहा है ये। तो इससे एक संभावना ये है कि जो इंडिया के अगेंस्ट प्रॉक्सी वॉर जैसा हमेशा पाकिस्तान छेड़ा रहता है, उसमें संभावना है कि कुछ कमी आएगी। हालांकि कोई वो से सुधरने वाला तो नहीं है पाकिस्तान, फिर भी एक चांस है कि जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो फिर करें कहाँ से, वो करेंगे ये काम, मतलब प्रॉक्सी वॉर जैसा, चाहे कुछ भी, उसके लिए फाइनेंस तो चाहिए। तो इसमें एक हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है कि भाई चलो अगर ऐसा है तो कुछ फाइनेंस की कमी की वजह से हो सकता है कि उसमें कुछ वॉर में कमी आए, और जो इस बार हो सकता है कि ब्लैक लिस्टेड होने की संभावना पाकिस्तान की बढ़ जाए।
और अगर ऐसा होता है तो जो टर्की का बिल्कुल वही रवैया है कश्मीर या बाकी और इश्यूज़ को लेकर के जो कि पाकिस्तान का है, तो उसमें कुछ संभावना है कि कुछ चेंज होगा। टर्की का जो एंटी इंडिया स्टेंस है कि हर जगह एंटी इंडिया स्टेप लेता है पाकिस्तान की तरह, उसमें कुछ बदलाव की संभावना हो सकती है। तो ये इम्प्लीकेशन है इंडिया के लिए टर्की और पाकिस्तान की ग्रे लिस्टिंग की वजह से। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।